हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में आपकी बायोलॉजी विषय में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। तो उस चैप्टर में से कुछ एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स रह रहे थे, वो हम कर रहे हैं इस टाइम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसी चैप्टर से है और इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश होता है, हम बढ़ेंगे अगले चैप्टर की ओर। तो चलो आइए, जो हमारा टॉपिक रह रहा है छोटा सा उसको भी कर लेते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है डीएनए तथा आरएनए पॉलीमरेज। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है। तो आप लोगों ने इसके बारे में जब अनुलेखन की प्रक्रिया, अनुवादन की प्रक्रिया पढ़ा है तो उनके बारे में पढ़ा था, परंतु इसके बारे में डिटेल से नहीं जाना है। बस इतना जाना है कि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, ये डीएनए से जब हम आरएनए का निर्माण करते हैं यानी कि अनुलेखन की प्रक्रिया करते हैं तो उस समय उस प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है। इसी प्रकार से जब हम आरएनए से प्रोटीन का निर्माण करते हैं यानी कि ट्रांसलेशन की प्रक्रिया करते हैं, अनुवादन की प्रक्रिया करते हैं, तो उस समय भी ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्प्रेरित करता है, अभिक्रिया को प्रारंभ करता है। तो सबसे पहले इसमें आपने पढ़ा था कि डीएनए जो है, डीएनए के प्रारंभन कोडान के पास आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के चिपकता है, जिससे डीएनए की जो द्विकुंडलित श्रृंखला होती है वो टूट करके दूर हो जाती है, यानी एकल सूत्री संरचना में परिवर्तित होती है और वहीं से प्रोटीन का संश्लेषण प्रारंभ होता है। तो यहाँ तक हम समझे कि जो डीएनए में यानी जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो विशेषकर डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है। परंतु इतना ही काफ़ी नहीं है, इसके अतिरिक्त भी एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है कि डीएनए और आरएनए पर टिप्पणी लिखो, तो आपको उसके बारे में 2-4 लाइन लिखना होता है। इसलिए हम उसके बारे में थोड़ा और डिटेल से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डीएनए पॉलीमरेज की बात करते हैं, क्योंकि आरएनए, जिस प्रकार से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है उसी प्रकार से डीएनए अणु में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इसका क्या कार्य होता है वो भी देखेंगे। डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट व प्रोकैरियोट दोनों में उपस्थित होता है। यानी जो डीएनए पॉलीमरेज है ये डीएनए की श्रृंखला से ही निर्मित होता है, डीएनए की श्रृंखला पर ही निर्भर होता है। और ये इसके अतिरिक्त जो है यूकैरियोट व प्रोकैरियोट, आपने पढ़ा था यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ा होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ा होगा। इसके बाद आपने एक टॉपिक पढ़ा था यूकैरियोटिक डीएनए और प्रोकैरियोटिक डीएनए। तो हम थोड़ा आपको याद कराना चाहेंगे, जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या भिन्नता होती है। तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है केंद्रक सुविकसित होता है, सुसंगठित होता है केंद्रक, सुकेंद्रकी कोशिकाएं होती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। इसके अलावा केंद्रिका जो है वो प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। यानी इस प्रकार से कुछ अंतर होते हैं जिनके कारण उनको 2 अलग अलग उसमें रखा गया है, जिसमें आप विशेषकर उदाहरण समझ लीजिए। जो आपके जीवाणु होते हैं और जो नीले हरे शैवाल होते हैं वो आपके प्रोकैरियोटिक की श्रेणी में रखे गए हैं, और जो आपके सभी प्रकार के जंतु पादप वो आपके यूकैरियोटिक कोशिकाओं में रखे गए हैं। तो जो जीवाणु में उपस्थित डीएनए होता है वो आपका प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है, और सभी प्रकार के जंतु और पादपों में जो डीएनए उपस्थित होता है वो यूकैरियोटिक डीएनए होता है। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट आप समझ गए। प्रोकैरियोट में आपका आएगा जीवाणु, नीले हरे शैवाल, और आपके जो यूकैरियोटिक है उसमें सभी जंतु व पादप
जो कोशिकाएं हैं वो आपकी क्या हैं, यूकैरियोट कोशिकाएं हैं। तो आप समझ पाए यूकैरियोट और प्रोकैरियोट क्या होता है। तो जो आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये डीएनए की श्रृंखला पर से ही निर्मित होता है और इसके अतिरिक्त ये यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका दोनों में ही पाया जाता है। यह एंजाइम डीएनए श्रृंखला का दीर्घीकरण केवल 5' से 3' दिशा में कर सकता है। यानी जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो डीएनए के द्विगुणन में भाग लेता है। डीएनए एक जो है डीएनए से, क्योंकि आपने पढ़ा है कि डीएनए में द्विगुणन की क्षमता होती है, यानी कि एक डीएनए की श्रृंखला से दूसरी डीएनए की श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। और आपने पढ़ा है कि डीएनए की जो संरचना होती है वो द्विरज्जुकी होती है, जिसमें एक रज्जुक 3' से 5' की ओर व्यवस्थित होता है और दूसरा रज्जुक 5' से 3' की ओर व्यवस्थित होता है। तो जो आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये डीएनए की जो द्विगुणन होता है, डीएनए की श्रृंखला में दीर्घीकरण होता है, तो उस दीर्घीकरण में जो डीएनए का रज्जुक है उसमें केवल और केवल 5' से 3' की दिशा में ही दीर्घीकरण कर सकता है। इस कारण डीएनए के 3' से 5' रज्जुक पर नई श्रृंखला का निर्माण 5' से 3' दिशा में सामान्य रूप में होता है। यानी जब दीर्घीकरण 5' से 3' दिशा में ही ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कर सकता है, तो इसी कारण से जो 3' से 5' दिशा वाला जो रज्जुक है उस रज्जुक पर नई श्रृंखला का निर्माण 5' से 3' दिशा में सामान्य रूप में होता है। क्योंकि डीएनए के जब द्विगुणन होता है तो डीएनए के द्विगुणन में एक रज्जुक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि एक ही रज्जुक से दीर्घीकरण या द्विगुणन होकर के दूसरी श्रृंखला का दूसरे डीएनए अणु का निर्माण होता है। तो जब 5' से 3' में जो है डीएनए पॉलीमरेज दीर्घीकरण कर सकता है, तो इस कारण से जो 3' 5' वाला रज्जुक है उस पर नई श्रृंखला जो बनती है, नई श्रृंखला का जो निर्माण होता है वो 5' से 3' दिशा में सामान्य रूप से होती है। परंतु श्रृंखला के निर्माण में जो है 3' से 5' रज्जुक पर नई श्रृंखला बनती है, लेकिन दिशा कैसी होगी, 5' से 3' वाला रज्जुक होगा। ये कार्य है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का। डीएनए की 5' से 3' श्रृंखला पर इस एंजाइम द्वारा डीएनए का निर्माण छोटे छोटे ओकाजाकी खंडों के रूप में होता है। आपको बताया था कि डीएनए की 5' से 3' श्रृंखला पर एंजाइम द्वारा जो है पॉलीपेप्टाइड के छोटे छोटे अणु बन जाते हैं। इन छोटे छोटे अणुओं को ओकाजाकी खंड कहते हैं। तो वही बताया है कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो डीएनए की 5' से 3' श्रृंखला पर क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड के छोटे छोटे अणुओं का निर्माण करता है और वही छोटे छोटे अणु जो है लाइगेज एंजाइम द्वारा जुड़कर के डीएनए की नई श्रृंखला, नए अणु का निर्माण करते हैं। और वो पॉलीपेप्टाइड के छोटे छोटे अणु जो 5' से 3' की श्रृंखला पर जुड़ते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा बनते हैं, उनको ओकाजाकी खंड कहते हैं। तो आप समझ पाए कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है और ये डीएनए की द्विगुणन में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है। यानी डीएनए की दीर्घीकरण प्रक्रिया में डीएनए की एक अणु से दूसरे अणु के निर्माण में किस प्रकार से कार्य करता है, ये आपने जाना। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है और आरएनए से प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरित करता है, आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। तो आइए देखते हैं
आरएनए पॉलीमरेज। देखिए डीएनए और आरएनए दोनों पॉलीमरेज जो हैं वो एक एंजाइम्स होते हैं, और आपको पता है एंजाइम्स क्या वो काम करते हैं, किसी प्रक्रिया को करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं, किसी प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए भाग लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आरएनए पॉलीमरेज में पढ़ते हैं, यह डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। यानी डीएनए पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम दोनों ही डीएनए पर ही आधारित होते हैं, डीएनए पर ही निर्भर होते हैं। यानी डीएनए की श्रृंखला से डीएनए पॉलीमरेज बनता है और डीएनए की श्रृंखला से ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम निर्भर होता है। यानी डीएनए की ही श्रृंखला से डीएनए के ही अणु से आरएनए पॉलीमरेज की उत्पत्ति होती है। इसके बाद प्रोकैरियोट्स में ये सभी प्रकार के आरएनए के अनुलेखन को उत्प्रेरित करता है। यानी जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, उन प्रोकैरियोटिक जीव में ये जो है आरएनए पॉलीमरेज सभी प्रकार के आरएनए को अनुलेखित करता है। यानी आप समझ पा रहे हो, हमने आपको या आपने अभी तक आरएनए के 3 प्रकार पढ़े हैं, जिसमें आपने पढ़ा है स्थानांतरण आरएनए, संदेशवाहक आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो जो आपके यूकैरियोटिक जीव होते हैं, जो यूकैरियोटिक जीव की कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में उपस्थित सभी प्रकार के आरएनए को जो है अनुलेखित करता है, वो भी यूकैरियोटिक जीवों में जो आरएनए उपस्थित होते हैं। तो आपको यूकैरियोटिक जीव की विशेषताएं बताइए कुछ, और आप विशेषताएं नहीं याद रख पा रहे हो तो आप उदाहरण याद रखना। उदाहरण में आपका जीवाणु और आपका नीले हरे शैवाल, यानी जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, उन सभी प्रोकैरियोटिक जीवों में जो आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसमें उसके अनुलेखन को उत्प्रेरित करता है। तो प्रोकैरियोटिक जीव आप याद रखोगे उदाहरण में जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल। ठीक है, इसके बाद यूकैरियोट्स में जो है ये निम्नलिखित 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज मिलते हैं। जब आपको प्रोटीन संश्लेषण पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो अलग अलग प्रकार के आरएनए अणुओं को अनुलेखित करता है। यानी अलग अलग प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अलग अलग प्रकार के आरएनए अणुओं को अनुलेखित करता है, क्योंकि आरएनए अणु भी 3 प्रकार के और आरएनए पॉलीमरेज भी 3 प्रकार का, और वो विशेषकर जो जिसको अनुलेखित करना होता है वो उसी को वही आरएनए अनुलेखित करता है। तो वही आगे दिया गया है कि यूकैरियोट्स में निम्नलिखित 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज मिलते हैं। तो आपको यूकैरियोट्स बताया, सभी जंतु व पादप कोशिकाओं को जो है यूकैरियोट्स में रखा गया है। या सभी प्रकार के जंतु, सभी प्रकार के पादप यूकैरियोटिक कोशिकाओं से युक्त होते हैं, इसलिए उनको यूकैरियोट्स कहा जाता है, जिसमें विशेषकर जीवाणु और नीले हरे शैवालों को छोड़ करके। ठीक है, तो आपका जो यूकैरियोटिक जीव होते हैं उनमें 3 प्रकार के पॉलीमरेज मिलते हैं, जिसमें आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। जब आपने प्रोटीन संश्लेषण पढ़ा था वहां पर तीनों प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज आए थे, और यह भी पढ़ा था कि ये तीनों प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज आरएनए के कौन कौन से प्रकार को जो है अनुलेखित करते हैं, जिसमें आपका यहां दिया गया है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ये राइबोसोमल आरएनए यानी कि आरआरएनए को अनुलेखित करता है। यानी कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो आरएनए के अणुओं से या डीएनए के अणुओं से जो है डीएनए के अणुओं से आरआरएनए अणु के निर्माण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है। इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज द्वितीय ये संदेशवाहक आरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए
के मैसेंजर आरएनए के पूर्ववर्ती का अनुलेखन करता है। यानी कि जब मैसेंजर आरएनए का निर्माण हो रहा होता है तो उस मैसेंजर आरएनए के निर्माण से पहले जो आरएनए बनता है उस आरएनए के भाग को अनुलेखित करता है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये स्थानांतरण आरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए तथा छोटे केंद्रकी आरएनए के अनुलेखन के लिए उत्तरदायी होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण में जो है जो आपका पॉलीमरेज थर्ड होता है या तृतीय होता है वो स्थानांतरण आरएनए ट्रांसफर आरएनए को जो है अनुलेखित करता है। इसके अलावा छोटे छोटे जो केंद्रकी आरएनए बनते हैं उनको भी इसको अनुलेखन करने का कार्य करता है। अनुलेखन का कार्य समझ पा रहे हैं आप कि प्रोटीन का निर्माण करते हैं, क्योंकि प्रोटीन के निर्माण से आरएनए अणुओं की संरचना का व्यवस्थित रूप बनता है। तो क्योंकि आरएनए अणु और डीएनए अणु ये भी प्रोटीन से ही मिलकर के बने होते हैं, तो आरएनए अणु की संरचना के लिए ये तीनों प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स अलग अलग प्रकार से, जैसा आप अभी पढ़ लिए कि कौन किसको अनुलेखित करता है, तो अलग अलग प्रकार से आरएनए पॉलीमरेज प्रोटीन का अनुलेखन करते हैं यानी कि संश्लेषण करते हैं। तो ये था आज का आपका छोटा सा टॉपिक आरएनए और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स के बारे में। यही समाप्त होता है। आप अपनी कॉपी पर इसको फेयर करना और इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद आपको मिलते हैं अगले चैप्टर में, जिसमें से आपका जो अगला चैप्टर है जिसका नाम था विकास या जैव विकास, वो आपकी भारत सरकार के द्वारा जो कोविड-19 महामारी चल रही है उसके ध्यान में रखते हुए, यानी कोविड-19 महामारी के कारण आपके 2020-21 में जो है 30% यानी 30% जो सिलेबस कम किया गया है, उस सिलेबस में जो है वो आपका पाठ हटा दिया गया है। विकास जो चैप्टर था, तो हम विकास चैप्टर को छोड़ करके नवीनतम संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार अगले चैप्टर पर पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य तथा रोग। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर यानी कि जो आपका अब सिलेबस में है मानव स्वास्थ्य तथा रोग के बारे में लेकर के आएंगे कोई नया टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही।